2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल की तारीख करीब आने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि हम भारत पर दोगुना लगान लगाएगा। मैं जानता हूं ये आमिर खान की फिल्म लगान का डायलॉग है, मगर 2 अप्रैल वो तारीख है दोस्तों जब ट्रंप भारत पर एक कहर बरपाने वाला है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ने टैरिफ कम नहीं किए तो हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, और यह ऐलान उन्होंने 2 हफ्तों पहले किया। आज मैं आपके सामने एक क्रांतिकारी सवाल रख रहा हूं दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की मदद लेंगे इस चुनौती का सामना करने के लिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की मदद लेंगे इस चुनौती का सामना करने के लिए? आप में से कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, मगर यह अटपटी बात नहीं है। भारत का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कि देश के सामने जब भी बड़ी समस्या पेश आई है तब सरकार विपक्ष के नेताओं की मदद लेती है, मगर पिछले 11 सालों में सरकार और विपक्ष में इतनी लंबी खाई पैदा हो गई है भाजपा की नीतियों की वजह से, जहां विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाने पर लिया जाता है, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, एजेंसीज के जरिए उन्हें बर्बाद किया जाता है, उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जाता है। इसके चलते दोनों के बीच जो खाई है उसे पाटना मुश्किल हो गया है। मैं आज एक दावा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ करना चाहता हूं दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री ट्रंप जो चुनौती दे रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी की मदद लेंगे ना, तो राहुल उनकी मदद जरूर करेंगे। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहा जाए भाजपा के अंदर इस कदर अहंकार है कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। मगर मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत की एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है। आज इतिहास की वो 2 घटनाएं मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहली घटना 1994 की, दूसरी बड़ी घटना 2001 की। 1994 जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती थी, मगर नरसिम्हा राव जेनेवा किसे भेजते हैं भारत का पक्ष रखने के लिए? जिस टीम को भेजा जाता है उस टीम का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे होते हैं। उस टीम का हिस्सा उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे। दूसरी चुनौती 2001, अमेरिका भारत को धमका रहा होता है, और वो धमकी क्या होती है कि हम इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, भारत इसका हिस्सा बने वरना भारत को मुश्किल कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर वाजपेयी क्या करते हैं? वाजपेयी कांग्रेस और वामपंथियों से सलाह मशवरा करते हैं और इस चुनौती में वो पार पाते हैं, यानी कि भारत को जीत मिलती है। ये दोनों चुनौतियां क्या थी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से मदद लेंगे, इसके पीछे एक वजह है। ये 2 घटनाएं हैं 1994 और 2001 की। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अमेरिका लगातार भारत को धमकी दे रहा है। याद कीजिएगा, आज से 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि अमेरिका के साथ गद्दारी सबने की है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। अब हम टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका में करोड़ों अरबों रुपया वापस आएगा। मगर क्या आपको अंदाजा है कि भारत को इसका कितना नुकसान होने वाला है? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था आज से 2 हफ्ते पहले। Basically, I call April 2nd. I would have made it April 1st, but I didn't want to be April Fool's Day because then nobody would believe what I said. And they do believe me. April 2nd is going to be Liberation Day for America. We've been ripped off by every country in the world, friend and foe. We've been ripped off on trade. We've been ripped off on military. We protect people and they don't do anything for us. It's just so unfair for years and years. And now some of that money is going to be coming back to us in the form of tariffs. I mean, tens of billions. It's going to be numbers like nobody's ever seen. और ये मत सोचिए उन्होंने ये बात कह दी और बात वहां खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, कल ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने वहां के पत्रकारों को निमंत्रण दिया है कि 2 अप्रैल को आइए, तमाशा होगा, अमेरिका में वापस पैसा आएगा और हम कई देशों पर सख्ती का ऐलान करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उन देशों में भारत भी शामिल है। भारत को तो समझ ही नहीं आ रहा, यानी कि भाजपा सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। याद कीजिए, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने कल क्या धमकी दी, सुनिए। My understanding is they haven't spoken, and the president has been very clear about his intention for April 2nd. It's going to be a big day for our country. I would
encourage all of you to be here to cover the White House that day on April 2nd, because there will be big announcements when it comes to reciprocal trade. And the president will be highlighting the unfair trade practices, the ways in which America has been ripped off by every country around the world, quite frankly. And there will be big tariffs that will be going into effect, and the president will be announcing those himself. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इसकी गाज किसी और पर नहीं, किसानों पर गिरेगी। याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले व्हाइट हाउस ने अपनी धमकी में क्या कहा था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि भारत हमारी शराब पर, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है। हम भारत के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। कहां शराब और कहां किसान। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या कहा था। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा, देखो भारत को, वहां अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे केंटकी बर्बन को भारत में एक्सपोर्ट करने में कोई मदद मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। भारतीय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोसिटी में विश्वास रखते हैं और अब समय आ गया है कि हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिले जो सच में अमेरिकी बिजनेस और वर्कर्स के हितों का ध्यान रखे। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि भारत अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है और अब उसकी कीमत किसान चुकाएंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जब भी टैरिफ बढ़ाया जाता है उसकी कीमत आम इंसान, गरीब और किसान चुकाता है। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यह वो सरकार है जो आपको औरंगजेब में उलझा कर रखना चाहती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं देते? और यह पहली बार नहीं है। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बैठे हुए हैं। आप जानते हैं इस बैठक का क्या मकसद है? बैठक का क्या मकसद मैं आपको बताता हूं। भारत के सामने एक चुनौती थी। जेनेवा में पाकिस्तान भारत को चुनौती दे रहा था मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगते, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी साख को नुकसान पहुंचता। मगर राव क्या करते हैं? राव वाजपेयी को भेजते हैं। इस टीम के अंदर न सिर्फ सलमान खुर्शीद बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी होते हैं। वो खबर क्या थी दोस्तों? बहुत ही सरल लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसका भारत को फायदा क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, खासकर पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव के जवाब में। इस दल का नेतृत्व उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। साथ में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे। इस मिशन का मकसद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिशों को नाकाम करना था। इस प्रतिनिधिमंडल को रणनीतिक रूप से ऐसे नेताओं से तैयार किया गया था जो सभी पार्टियों का एकजुट रुख दिखा सकें और भारत की मजबूती को प्रदर्शित कर सकें। इसमें अनुभवी राजनयिक भी शामिल थे। राव का वाजपेयी और अब्दुल्ला को शामिल करने का फैसला बेहद अहम था, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक साख, क्षेत्रीय समझ का फायदा मिला, जिससे जेनेवा में भारत की कूटनीतिक कोशिशें सफल हुई। आखिरकार भारतीय दल ने सदस्य देशों को पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन वापस लेने के लिए राजी कर लिया, जिससे भारत पर संभावित आर्थिक प्रतिबंधों को टालने में मदद मिली। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर है, वो ऐतिहासिक जीत। इसमें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पूरा मंजर था, उस वक्त टेलीविजन का जमाना नहीं था, यानी कि जो 24 घंटे का टेलीविजन का जमाना नहीं था, मगर क्या मंजर था। फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी में अपनी बात कह रहे थे, पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी। मगर ये क्यों हो पा रहा था? क्योंकि राव की ऐसी सोच थी, उनके अंदर ऐसा अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा कि हां, हमें एक एकजुट चेहरा पेश करना है, हमें एक ऐसा चेहरा पेश करना है कि कश्मीर में हम सब एक हैं। और तब उन्होंने इस टीम को भेजा।
इंतजार कीजिए, 2001 में वाजपेयी जी ने क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर इसका फायदा भारत को क्या हुआ था। 1994 में भारत ने जो एक टीम भेजी थी जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल थे, इसका फायदा क्या हुआ था आपकी स्क्रीन पर। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा लाए गए प्रस्ताव को नाकाम कर दिया, जिसमें कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर भारत की निंदा की जानी थी। अगर यह प्रस्ताव पारित होता तो इससे भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाते और कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा उछल सकता था, खासकर तब जब भारत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में वाजपेयी की मजबूत नेतृत्व क्षमता और ईरान जैसे सहयोगियों का रणनीतिक समर्थन भारत के पक्ष में अहम साबित हुआ। भारतीय दल की कोशिशों की वजह से इस प्रस्ताव पर कोई वोटिंग नहीं हुई और आखिरकार इसे वापस ले लिया गया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने कश्मीर मुद्दे पर भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया। जब वाजपेयी और उनकी टीम वापस लौटे तो इस सफलता को पूरे देश में सराहा गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 2 अप्रैल की चुनौती भारत के सामने एक बार फिर है, मगर प्रधानमंत्री ने एक बार भी विपक्ष के साथ सहयोग नहीं किया, मशवरा नहीं किया, क्योंकि आपने इतनी खाइयां पैदा कर ली हैं आपके और विपक्ष के बीच में। संसद में खड़े होकर यह निशिकांत दुबे वाहियात सांसद यह कहता है कि अमेरिकी साजिश है भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमेरिका प्रायोजित कर रहा है ऐसी एजेंसीज का जो भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिका, जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, इस तरह के बयानात निशिकांत दुबे दे रहा था। तो जाहिर सी बात है, आज की तारीख में देश की ऐसी विदेश नीति है जिसका ना सिर है ना पैर है। हमारे विदेश मंत्री एक ऐसे शख्स यानी एस जयशंकर हैं जिन्हें सिर्फ अंग्रेजी बोलनी आती है, जिन्होंने अपने अथाह कूटनीतिक तजुर्बे का बिल्कुल भी कभी प्रयोग नहीं किया। इनसे अनर्गल सीटियां बजवाने वाले डायलॉग बुलवा दीजिए, मगर कूटनीति इनसे नहीं होती है। इनका सिर्फ एक काम है, विपक्ष को बदनाम करना। मैं फिर पूछ रहा हूं दोस्तों, 1994 में क्या हुआ था मैं आपको बतला चुका। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि 2001 में क्या हुआ था, मगर उससे पहले आप सबसे एक अपील। मेरे जो कार्यक्रम आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन के जरिए मिलते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल पर जाइए, खंगालिए कार्यक्रम, रहिए अपडेट, और हां, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए। सुनिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब हम बात करने जा रहे हैं 2001 की दोस्तों। 2001 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला होता है। अमेरिका 2 लोगों पर निशाना बनाता है, उसामा बिन लादेन और उस वक्त इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। अमेरिका इराक पर युद्ध छेड़ने वाला होता है और उस वक्त के जो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पाकिस्तान और भारत को एक सीधा संदेश देते हैं, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं। पाकिस्तान इस धमकी में आ जाता है, और आना भी था, क्योंकि आप नहीं भूल सकते कि 9/11 में जो हमले हुए थे उसका जो मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन, वो कहां पाया गया था? पाकिस्तान के अब्बोटाबाद में। 9/11 को अंजाम देने वाले कई लोग पाकिस्तान में थे। सीधी धमकी दी जाती है उस वक्त के सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को। जॉर्ज डब्ल्यू बुश देते हैं कि या तो तुम मेरे साथ हो या बर्बादी का सामना करो। मुशर्रफ पूरी तरह से घबरा जाते हैं। भारत को धमकी नहीं दी जाती, मगर भारत से कहा जाता है कि आप इराक के खिलाफ हमारे युद्ध में शामिल हो। हमें 17,000 भारतीय सैनिक भेजें, 17,000। भारत के अंदर राय बटी हुई थी। वाजपेयी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे कि नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इराक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके अलावा मध्य पूर्व में और इराक में हमारे कई भारतीय बसे हुए थे। इराक के साथ हमारे पुराने रिश्ते थे। वाजपेयी इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ अडवाणी जो उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमें अमेरिका की मदद के लिए सैनिकों को भेजना चाहिए।
यानी कि साफ तौर पर भारत के लिए एक चुनौती। वाजपेयी क्या करते हैं, मगर सबसे पहले दोस्तों समझिए वो चुनौती क्या थी। आपके स्क्रीन पर एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। भारत को ऐसी ही स्थिति 20 साल पहले भी झेलनी पड़ी थी जब एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई दिल्ली पर दबाव डालने की कोशिश की थी ताकि वो अपनी संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ दे। उस वक्त पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत और दूसरे देशों पर इराक युद्ध में शामिल होने के लिए जबरदस्त दबाव डाला था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुशल नेतृत्व क्षमता की वजह से भारत ने अमेरिकी दबाव को टाल दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, इस दबाव को कैसे टाला गया? तो इसके लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं हुआ क्या। वाजपेयी जी ने फोन कॉल किया। फोन कॉल किसको किया? दो वामपंथी नेताओं AB बर्धन और हरकिशन सिंह सुरजीत, एक CPI से एक CPI-M से। फोन कॉल आता है कि आप मेरे साथ आकर नाश्ता कीजिए। AB बर्धन और हरकिशन सिंह सुरजीत अचरज में पड़ जाते हैं कि वाजपेयी जी ने हमें क्यों बुलाया नाश्ते पे। मगर नाश्ते पर क्यों बुलाया गया? क्योंकि वाजपेयी जी इस पर आम सहमति बनाना चाहते थे। और इस बारे में उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। वाजपेयी इस बात को लेकर सतर्क थे कि भारत एक ऐसे युद्ध में ना उलझ जाए जिससे ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन मिल रहा था और ना ही उसके नतीजे साफ थे। साथ ही वे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखने को लेकर भी गंभीर थे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय CPM और CPI के महासचिव रहे हरकिशन सिंह सुरजीत और AB बर्धन तब हैरान रह गए जब उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से वाजपेयी के साथ नाश्ते के लिए बुलावा मिला। और जब बुलाया गया तब वाजपेयी जी ने क्या कहा हरकिशन सिंह सुरजीत और AB बर्धन को। इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। बैठक के दौरान वाजपेयी ने सुरजीत और बर्धन को बताया कि अमेरिका का भारी दबाव है और उनसे उनके जारी विरोध प्रदर्शनों के बारे में पूछा। इस पर सुरजीत और बर्धन ने कहा कि जनता से उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। वाजपेयी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इशारा करते हुए कि वे चाहते थे कि विपक्ष और जोर शोर से विरोध करे ताकि वे घरेलू विरोध को आधार बनाकर अमेरिका के दबाव को टाल सकें। यानी कि वाजपेयी ने वामपंथी नेताओं से कहा कि आप जमीन पर इस विरोध को और मजबूत कीजिए ताकि हम अमेरिका को बता सकें कि हम इराक पर आपके युद्ध का साथ नहीं दे सकते हैं। इसके बाद यह जो पूरा घटनाक्रम है वो शिफ्ट करता है पार्लियामेंट की तरफ। आपके स्क्रीन पर जल्द ही संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में हुए इस हमले की निंदा की गई। यह युद्ध के खिलाफ देश की भावना को दर्शाता था। वाजपेयी ने इस फैसले को कूटनीतिक तरीके से अमेरिका तक पहुंचाया ताकि भारत अमेरिका संबंधों की सकारात्मक दिशा बनी रहे। अमेरिका ने भारत के फैसले को स्वीकार किया और जोर दिया कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में आ रही बेहतरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर वाजपेयी अहंकार के चलते विपक्ष से बातचीत नहीं करते और अडवाणी के बहकावे में आकर हमारे सैनिकों को इराक भेज देते तो इसका क्या क्या नुकसान होता। पहला, 17,000 सैनिकों में बड़ी तादाद में हमारे सैनिक मारे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इराक के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाते और न सिर्फ इराक के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते, मध्य पूर्व में जितने भी मुस्लिम देश हैं जहां हमारे कई भारतीय नौकरी कर रहे हैं उनकी जान पर बना जाती। तो आप देख रहे हैं वाजपेयी की क्या सोच थी। आपने अंदाजा लगाया कि नरसिम्हा राव की क्या सोच थी। राव के दिमाग में क्या था। घटनाक्रम 1994 का था। सोचिए, अगर पाकिस्तान जीत जाता, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाते। दोस्तों, यह वो दौर था कि कुछ ही सालों पहले भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। फिर एक शख्स आता है, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, और भारत की काया पलट कर देता है। भारत में लिबरलिज्म की एक लहर आ जाती है, उदारवाद की एक लहर आ जाती है, हमारी इकोनॉमी खुल जाती है। और इकोनॉमी खुलने के दौरान अगर भारत पर एक बार फिर आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं तो आपको अंदाजा है भारत को क्या नुकसान होता। यह सोच थी राव की, यह सोच थी अटल बिहारी वाजपेयी की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे सबक लेंगे या ले दे के वही गाय, वही
हिंदू मुस्लिम वही मंगलसूत्र, वही औरंगजेब, उसी में उलझा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार ये बातें क्यों कहता हूं दोस्तों? मैं आपके सामने जो तथ्य रखता हूं वो इतिहास के आधार पर कुछ तथ्य हैं, उन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोदी जी भी ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन मुद्दों पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्या आपको अंदाजा है कि भाजपा की सोच का कितना नुकसान पहुंच रहा है? सोचिए, अगर विपक्ष और भाजपा के बीच में कड़वाहट ना होती तो 2 अप्रैल को जो चुनौती सामने पेश आ रही है, भारत उसका सामना करता, एकजुट होकर सामना करता, ट्रंप को बताता कि हम एक हैं। ट्रंप भी जानते हैं कि भारत में दोहराव है। ट्रंप भी जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर सकता हूं, क्योंकि ना एकता है और ना विजन है, ना साहस है ट्रंप की धमकी का जवाब देने का। और हम ये बार बार देख चुके हैं, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख चुके हैं जब ट्रंप भारत को धमकी देते रहे और हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे। सवाल बड़ा है दोस्तों, मगर अहम है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने जो आज आपके सामने तथ्य रखे वो सही थे, गलत थे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।